तो पिछले वीडियो में साउंड वेव्स को परिभाषित करते हुए वेव्स, उसके प्रकार और उस वेव्स की हमारी असल ज़िंदगी में विशेषताएं आपके सामने प्रस्तुत किया था। अब मान लीजिए उस साउंड वेव्स को अगर थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी अगर ऊपर नीचे करते हैं या फिर थोड़ा सा डिले करते हैं तो कैसे उस साउंड्स का बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। आज मैं आपके सामने साउंड्स की आगे की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा नाम है राहुल रग्गारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आज आपके सामने साउंड्स की आगे की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जो लोग इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरी आपसे विनम्र विनती है कि साउंड के पहले हिस्से को आप ज़रूर से देखें, तभी आपको ये साउंड का अगला हिस्सा आपको समझने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। आपकी भी मदद होगी और मेरी भी। चलिए बिना समय गवाए इस साउंड की कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। तो पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने साउंड्स की परिभाषा और फ्रिक्वेंसी की तो मैंने बात कर ली। अब सवाल ये उठता है, मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इंसानों की आवाज़ सुनने की फ्रिक्वेंसी कितनी होती होगी। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज तक ये ऑडिबल वेव्स कहलाती है। हमारे सुनने की क्षमता इतनी रेंज की है। और अगर इस ऑडियो वेव्स की बनाने की बात करूं, वो हमारे वोकल कॉर्ड से लेकर मेरे इस गिटार के इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग्स और हर एक तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में होती है। 20 हर्ट्ज से कम हो तो ये इंफ्रासोनिक वेव्स कहलाती है। जाहिर है कि ऑडिबल वेव्स से इसकी रेंज नीचे है, यानी कि ऑडिबल वेव्स नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि सुनाई नहीं देती है। अब आप ये कहेंगे कि जब सुनाई नहीं देती है तो वाई वी आर डिस्कसिंग दिस इन जनरल नॉलेज। सो लेट मी टेल यू, हम इंसान इकलौते नहीं हैं, बल्कि और भी चीज़ें, बाकी चीज़ें और जीव जंतु भी इस पृथ्वी का हिस्सा है। ऐसी आवाज़ों को बनाने के लिए बहुत बड़े नेचुरल सोर्सेज की ज़रूरत होती है, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, ओशन की लहरें। कुछ बड़े जानवर जैसे हाथी और व्हेल मछली इस आवाज़ को जनरेट करते हैं, इस इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स को जनरेट करते हैं। अगर ये साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी रेंज 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा है तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स कहलाती है। ये भी आम इंसानों को सुनाई नहीं देती है, मगर कुछ जीव जंतु जैसे कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, गिनी पिग, मॉस्किटो, चमगादड़ ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि ये लोग जनरेट भी करते हैं। अल्ट्रासोनिक ये शब्द सुन के अंग्रेज़ी और हिंदी में बहुत सारी 100 घंटियाँ बजने लगती हैं, मगर असल ज़िंदगी में इसका बहुत जगह इस्तेमाल होता है। सबसे पहले एप्लीकेशन की बात करूँ तो शिप्स और सबमरीन्स में सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में इस्तेमाल किया जाता है। पानी कितना गहरा है, पानी के रास्ते में आसपास बड़े बड़े पत्थर या फिर बर्फ़ की चट्टान या फिर बड़ी मछली को डिटेक्ट करने के लिए, कोई भी दुश्मन के सबमरीन या उसके निकलने वाले टॉर्पीडो मिसाइल की रेंज पता करने के लिए, ताकि वक्त से पहले ये सबमरीन को पोर्ट साइड या स्टारबोर्ड साइड की तरफ मोड़ पाए, यानी दाएं और बाएं की तरफ जो है हम मोड़ सके और उस टॉर्पीडो मिसाइल से बच सके। एंड यस, मेक नो मिस्टेक अबाउट बाय कंपेयरिंग सोनार एंड द रेडार। रेडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन, रेडियो जैसे मैंने बोला, रेडियो का मतलब होता है 100% इट इज़ अबाउट EM वेव्स। तो EM वेव्स आसमान में गतिविधि का पता लगाने के लिए उन EM वेव्स को जो है वो आसमान पे छोड़ा जाता है और वो डिटेक्ट करके, रिफ्लेक्ट करके, जैसे ही सामने अगर एयरक्राफ्ट अगर आ रहा है तो उसको रिफ्लेक्ट करके हम उसका जो पता लगा सकते हैं कि वो आसमान में वो एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट से कितनी डिस्टेंस पर है या फिर शिप्स में कितनी डिस्टेंस पर है। सोनार पानी के अंदर की चीज़ है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो उस पर ये साउंड वेव्स छोड़ा जाता है। साउंड वेव्स का कहने का मतलब ये है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ में दूध को प्योरीफाई करने के लिए इन्हीं अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठंड के समय में कोहरे की वजह से एयरक्राफ्ट में बहुत दिक्कत होती है लैंड करने के लिए, तो उस डस्ट पार्टिकल्स को मिटाने के लिए और लैंडिंग वेक्टर्स के रिसेप्शन के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स, जैसा मैंने फिजिक्स के इंट्रो में बताया था, अल्ट्रासाउंड स्कैनर, और बिना किसी खून को बर्बाद किए बिना ट्यूमर और टीथ में हुए छेद को रिपेयर करने के लिए, सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए इन्हीं अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने इस वीडियो के पिछले हिस्से में स्पीड ऑफ लाइट
यानी स्पीड ऑफ नॉन मैकेनिकल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जिक्र किया था। अब अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड्स की अगर मैं बात करूं तो साउंड की रफ्तार, आवाज़ की रफ्तार, क्योंकि आवाज़ जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स होती है, तो डेफिनेटली उसको जो है वो एयर या फिर सॉलिड पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट एनी एयर यानी कि वैक्यूम में ये आवाज़ आगे चल ही नहीं सकती, उसको गारंटीड जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। हर मीडिया में साउंड की स्पीड्स अलग अलग होती है। सर आइजैक न्यूटन ने इस चीज़ को भी निजात किया था। मीडिया अगर सॉलिड का हो तो वो साउंड की स्पीड मटेरियल के लचीलेपन के ऊपर निर्भर करता है, यानी इलास्टिसिटी। अगर इलास्टिक कह रहा हूँ इसका मतलब मीडिया पार्टिकल्स के एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ। एक्सपेंशन जैसे ही कहा इसका मतलब मैं यंग मॉड्यूलस की बात कर रहा हूँ, जिसे हम गामा या वाई से डिनोट करते हैं। मैं इसे वाई से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि इस गामा का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में कई सारे मतलब कहलाते हैं। नेवर माइंड। अब आप मुझे बताइए कि प्रकृति में सॉलिड पार्टिकल्स ही केवल एग्जिबिट करते हैं क्या? नहीं, गैस की डिस्टर्बेंस भी एग्जिस्ट करती हैं। तो गैस मीडिया में आवाज़ की रफ्तार के लिए मटेरियल के कॉन्ट्रैक्शन यानी कि नेगेटिव इलास्टिसिटी यानी कि कंप्रेशन रेट पर भी निर्भर रहता है। यानी बाहर से अगर किसी मटेरियल को पुश करते हैं तो उस पर भी जो है वो इस चीज़ पर जो है वो निर्भर होता है। इसे बल्क मॉड्यूलस कहते हैं, जिसे बीटा या बी से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पर मैं जो है वो बी डिनोट करना चाहूँगा बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बीटा के कई नाम होते हैं। हमारे हवा की डेंसिटी और प्रेशर की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को अगर रख कर कैलकुलेट करूं तो वो न्यूटन द्वारा 280 मीटर पर सेकंड उन्होंने निजात किया था, मगर इतनी खोज काफ़ी नहीं थी। सॉलिड और गैस के अलावा साउंड्स को और नेचुरल मीडिया से गुजरना पड़ता है। न्यूटन की खोज को मद्देनज़र रखते हुए लाप्लास ने इस चीज़ों को थर्मल एनर्जी वाया टेम्परेचर से इस साउंड एनर्जी को मॉडिफाइड इक्वेशन निकाला, जिसे हम इसी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स में पढ़ते हैं, क्योंकि उस इक्वेशन में इमेजिनरी वैल्यूज़ आ रही है एस नाम से। तो इन सारी चीज़ों को लाप्लास ने कैलकुलेट किया और मॉडिफाइड साउंड की स्पीड हवा में 322 मीटर पर सेकंड निकल के आई, जिसे ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया और वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने और सभी जीके बुक्स में सार्वजनिक कर दिया। जैसे जैसे विज्ञान और इंसानों की इंटेलेक्ट विकसित होती गई, वैसे वैसे अलग अलग मीडिया में इन साउंड की स्पीड्स की वैल्यू की खोजबीन होती चली गई, जिसकी वैल्यू आप इस वेबसाइट मीडिया के स्क्रीन में आप देख रहे हैं। जो टेक्निकल एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये चीज़ बहुत काम आएगी। एक बात इस टेबल पर गौर करोगे तो जैसे गैस से लिक्विड की तरफ बढ़ रहे हैं और फर्दर लिक्विड से सॉलिड की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होते जा रहा है। बिकॉज ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड आर मोस्ट इलास्टिक देन लिक्विड एंड फर्दर मोर लिक्विड्स ज़्यादा इलास्टिक होते हैं गैसेस पार्टिकल से। सो दैट्स वाई स्पीड ऑफ साउंड इज़ मोर इन सॉलिड इंस्टेड ऑफ गैस मीडिया। अभी ये स्पीड ऑफ साउंड की कहानी ख़त्म नहीं होती है, इसमें और भी कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ रहती है जिसके लिए मुझे वेव्स की कुछ और टर्मिनोलॉजीज को समझाना ज़रूरी है। इस साउंड के पहले हिस्से में मैंने साइन वेव्स के ज़रिए क्रेस्ट ट्रफ बताया था। ये मैक्सिमम क्रेस्ट की ऊंचाई यानी उसे वाइब्रेशन कितनी ऊंचाई पर पॉजिटिवली डिस्प्लेस किया गया, वो वाइब्रेशन कितनी ऊंचाई तक डिस्प्लेस हुआ, इस चीज़ को एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये साउंड वेव उस दिए गए समय अंतराल में किस दिशा पर टू एंड फ्रो मोशन हुआ उसे फेज ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। मैंने फ्रीक्वेंसी की बात पिछले ही वीडियो में बता दिया था। अब उस फ्रीक्वेंसी को मद्देनज़र रखते हुए एक ऑसिलेशन को करने के लिए कितना समय लगा, इसे टाइम पीरियड कहते हैं। अब इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में उस स्पेसिमेन ने कितनी दूरी तय की, इसे वेवलेंथ कहते हैं। इस बात पर बहुत गौर करें, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, इसे टाइम पीरियड कहते हैं। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस लगा, इसे हम वेवलेंथ कहते हैं। मगर मैंने साउंड वेव को तो मैंने लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव परिभाषित किया था, उसमें तो रियलिटी में साउंड नहीं होती, नहीं दिखाई देती है, पर पार्टिकल के कंप्रेशन और एक्सपेंशन यानी कि रेयरफैक्शन होते रहते हैं। तो पहले कंप्रेशन से सेकेंड कंप्रेशन करने तक कितनी दूरी तय की, तो ये इस साउंड वेव की भाषा में इसे वेवलेंथ कहते हैं। अब ये दो पैरामीटर्स तो मुझे मिल गए, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एंड रिजल्ट जो निकल के आता है उसे कहते हैं वेव की स्पीड।
ये इक्वेशन समवॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में अलग अलग मीडिया के हिसाब से फ्रिक्वेंसी निकालते हैं इन रिलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए। बट एज आई टोल्ड यू, मैं इस चैनल में कोई एडवांस चीज़ें तो नहीं बता सकता, बस मैं ये बता सकता हूँ कि असल ज़िंदगी में इन वेव्स का क्या इंपॉर्टेंस है। मगर साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहलाती है। उसमें जो फ्रिक्वेंसी रहेगी वो एज यूजुअल वही रहेगी, कोई चेंज उस फ्रिक्वेंसी में नहीं होगा। अब तक ये जो मैंने वेव्स की टर्मिनोलॉजीज मैंने बताई, कुछ और नेचुरल फैक्टर्स भी स्पीड ऑफ साउंड को दबाव डालने की कोशिश करते हैं। पहला, साउंड वेव अगर एक मीडिया से दूसरे मीडिया पर ट्रैवल कर रहे हैं तो साउंड की रफ्तार और वेवलेंथ पर असर पड़ेगा, मगर फ्रीक्वेंसी पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। दूसरा, सेम टेम्परेचर में बाहरी प्रेशर चाहे जितना भी ऊपर नीचे हो, साउंड की स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, मटेरियल अंदर से रेयरफैक्ट होने में और बाहर से प्रेशर लगाने में बहुत अंतर होता है, सो डोंट गेट योरसेल्फ कंफ्यूज्ड अबाउट इट। तीसरा, क्या तापमान के बदलने से साउंड की स्पीड में इजाफा होता है? यस, बिकॉज द स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 1 डिग्री का भी अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो मौजूदा साउंड की स्पीड जो 322 मीटर पर सेकेंड होती है, उसमें 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। हवा में नमी की वजह से साउंड की स्पीड में असली फर्क देखने को मिलता है, क्योंकि सर्द हवा का घनत्व यानी कि डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी हवा भारी हो जाती है बजाय गर्मी की हवा में। इसलिए ट्रेन के विसल्स आपको ज़्यादा अच्छे से सुनाई देते हैं बजाय गर्मी की हवा में। पांचवा है कि मीडियम की वजह। अगर मीडिया की रफ्तार बढ़ती है और साउंड भी अगर जैसे मान लो मीडिया के डायरेक्शन पर अगर जा रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन अगर मान लीजिए मीडिया अपोजिट डायरेक्शन पर है और साउंड मीडिया के अपोजिट डायरेक्शन पर अगर जा रहा है तो उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। अभी तक मैंने 2 सेशन में साउंड के बेसिक्स की बात की। अब मान लीजिए उस साउंड को और अच्छे तरीके से सुनना है, और अच्छे तरीके से मतलब वॉल्यूम को एडजस्ट करके, उसकी इंटेंसिटी को एडजस्ट करके, उसके हर एक फ्रिक्वेंसी के इक्वलाइजर्स को एडजस्ट करके, लाउडनेस बढ़ाकर, बेस बढ़ाकर, कैसे उसको जो है वो किसी म्यूज़िक को अच्छा बनाया जाए, कैसे हम अच्छा बनाते हैं, इन सब के टर्मिनोलॉजीज, ये सारे टॉपिक्स भी जीके का हिस्सा है, जिसको मैं अगले साउंड के हिस्से में आपके सामने लेकर फिर हाजिर होऊंगा। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से बस इतना है। ये मेरे पीवी लॉग के 5वें हिस्से का दूसरा हिस्सा था। अगले पीवी लॉग में इस साउंड का अगला हिस्सा लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आपके लिए है, जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल कीजिए। खुशियाँ फैलाइए, अफवाहें नहीं। This was Rahul Raggare. Thank you very much for watching this video. Have a nice day.